हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक ऐसे वीडियो की जिसमें हम एक करंट अफेयर के टॉपिक को ले रहे हैं जो कि है हमारा पीएम केयर फंड। जी हाँ, आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा अब तक कि कोरोना वायरस के इस काल में एक फ़ंड रिलीज़ किया गया, इतना हमें पता है। ठीक है, पीएम केयर्स फंड बहुत ज़्यादा हमारी न्यूज़ में रहा है, बट ये पीएम केयर्स फंड है क्या? ठीक है, इसके बारे में स्टार्टिंग टिल एंड अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, वहाँ से लेके जब आप इसके सब कुछ आपको पता होगा, वहाँ तक हम ले जाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि आखिर ये पीएम केयर फंड है क्या। तो सिंपल सी बात है कि पीएम केयर्स को अगर हम फुल फॉर्म देखें इसकी क्या है, जो आपका लिटरल मीनिंग है दैट इज प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। हमें नाम तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये है क्या? ठीक है, तो हम इसे जानते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल इसमें क्या कर सकता है, अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दे सकता है। एक तरह से ये फंड है जो कि लोगों के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा, इनके लोग ही उसमें पैसे देंगे। कोई भी वॉलंटियरली अपना फंड यानी कि अपने पैसे उसमें दे सकता है। अब इसमें हमें क्या क्या प्रोविजंस मिल रहे हैं यानी कि और क्या क्या चीज़ें हैं। अगर कोई इसके तहत पैसे देगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई इसके तहत पैसे देगा तो उसे एग्जेम्प्ट यानी कि एक तरह से छूट मिलेगी। किसमें? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। अब ये क्या है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010? तो बेसिकली इस एक्ट के तहत ये लॉ बनाया गया था हमारी कंट्री में कि लाइक अगर कोई फॉरेन से हेल्प ले रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर उसे फॉरेन से डोनेशन लेना है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, तो एक लिमिटेड उसकी बाउंडेशन होगी कि आप इतना ही ले सकते हो एज एन फंड। ठीक है, और कुछ ही लिमिटेड कंपनीज़ को कोई फॉरेन इन्वेस्ट कर सकती है, इनकी कोई फॉरेन कंपनी किसी कुछ पर्टिकुलर फर्म्स को ही इन्वेस्ट कर सकती है, पैसे दे सकती है। उसके लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। क्यों था? कि किसी भी तरह से ब्लैक मनी ना आ सके। ठीक है, हर तरह से हम ये चीज़ को रोका जाए। तो ये जो रेगुलेशन एक्ट था फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत भी छूट मिलेगी, यानी कि कोई भी फॉरेनर भी अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर कोई ये लाइसेंस वगैरह वाली ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में हमें 100% छूट मिल रही है। अभी इनकम टैक्स एक्ट क्या है हम ये पढ़ेंगे अच्छे से। और ये कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में भी हमें छूट मिल रही है जो 2013 के तहत है। अब ये तीनों क्या क्या है हमने देखेंगे। देखो, अब हमने देख लिया फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे वही सेम लो है कि ये एक तरह से रेगुलेट करता है कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। सर्टिफिकेट वगैरह होता है जिससे कि हर चीज़ वेरीफाइड रहे कि पैसा कहाँ से आया है और कोई भी गलत एक्टिविटीज़ के लिए पैसे इन्वेस्ट ना किए जाएँ। ठीक है, अब आगे बात करी जा रही है कि ये पीएम केयर्स का ये जो एग्जेम्पशन था इनकम टैक्स उसमें, तो ये क्या है? तो इनकम टैक्स में क्या है, बेसिकली एक प्रोविजन होता है इनकम टैक्स एक्ट का जिसमें ये बात करी जाती है कि आपका जो मतलब जो आपकी सैलरी है उस पर आपको इनकम देनी होती है। इनकम टैक्स यानी कि जो आपकी इनकम है आप उस पर टैक्स दोगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें छूट है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपकी इनकम है 5 लाख रुपए। ठीक है, अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपीज़, उसमें से आपने मान लिया कि 1 लाख रुपए आपने डोनेट कर दिए पीएम केयर्स में। ठीक है, 1 लाख रुपए डोनेट कर दिए, तो अब आपके पास इनकम बची सिर्फ 4 लाख। तो अब आपको टैक्स पूरे 5 लाख की जगह सिर्फ और सिर्फ 4 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। इनकी टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी जितना आपने डोनेट किया है उस हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, इससे मतलब क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट ने हर ट्राई किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फंड वो कलेक्ट कर सकें कोविड-19 के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, कि ये चीज़ करी जा सके। तो स्पेशल रिलीफ फंड एक तरह से चैरिटेबल इंस्टीट्यूट और ये सारी चीज़ें बात करी जाती है। और पहले इसकी डेट थी कि जो मार्च 31 तक ऐसा कर देंगे उन्हें छूट मिलेगी। बाद में ये डेट एक्सटेंड होगी कि 30 जून तक जो भी ऐसा कर देगा उसे मतलब जो इनकम टैक्स है आपको उसमें से छूट मिल जाएगी। यानी कि आपकी ओवरऑल सैलरी ही रिड्यूस कर दी जाएगी, जिससे आपको इनकम पे जो आपको टैक्स देना पड़ता है वो आपको कम देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक बात रहेगी CSR वाली कि CSR क्या होता है। तो एक तरह से कुछ कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मान लो एक कंपनी है जिसका एक पर्टिकुलर टर्नओवर माना जाता है कि लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर है या 5 करोड़ का है। ठीक है, 1000 करोड़ का ये है कि इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं। मान लो 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है कोई कंपनी, इसके अलावा या फिर 1000 करोड़ का उसका मतलब 10 करोड़ का ऐसे उसका टर्नओवर है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही हैं, उन्हें अपनी कंपनी के प्रॉफिट का जो लास्ट 3 साल है, मतलब अब समझ लो 2020 है, ये वाला सेशन हो गया 2019-20। ठीक है, 19-20 है इकोनॉमिकली। अगर ये 19-20 है इकोनॉमिकली और इसके 3 साल पहले का देखेंगे तो हम 18-19 वाला। ठीक है, इसके अलावा देखो 17-18 वाला, और इसके अलावा आएगा आपका एक 16-17 वाला। तो
तो ये जो 3 साल पहले हैं इनका जो नेट प्रॉफिट है, यानी कि इन तीनों सालों में मिला के जितना प्रॉफिट कमाया है उसका लगभग 2% आपको कंपनी को क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना पड़ता है, यानी कि किसी भी ऐसे काम में लगाना पड़ता है जो कि समाज के लिए अच्छा हो। ठीक है, यही एक ब्यूटीफुल चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि जो अगर कोई कमा रहा है, कोई कैपिटलिस्टिक इंसान है, वो पैसे कमा रहा है, तो उसका यूज़ कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं बाकी नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी के लिए भी। तो एक तरह से ये कॉर्पोरेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई कैसे आपको दूसरे की हेल्प करनी है, तो 2% उन्हें देना होता है। ठीक है, तो इस पे भी आपको छूट मिलेगी, मतलब ये आपके CSR में मान लिया जाएगा कि आपको नहीं देना पड़ेगा, या फिर आपने अगर इतना वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया तो ठीक है, आप CSR में पर्टिकुलरली मत दो। ठीक है, ऐसे प्रोविजन रखे गए। अब ये कैसे और क्या क्या हुआ, तो बेसिकली कब हुआ, 27 मार्च को रजिस्टर करवाया गया दिल्ली में। इसे कहाँ रजिस्टर हुआ, दिल्ली में रजिस्टर करवाया गया, और 28 मार्च को अनाउंस हुआ कि भाई ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। अब PM केयर्स को अब हमने देख लिया व्हाट व्हेन वेयर, अब हम देखते हैं हु, कौन चेयर कर रहा है या क्या चीज़ें हैं। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिशियो क्या होता है, यानी कि क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए अपने आप ही प्राइम मिनिस्टर ही PM केयर्स का क्या हो जाएगा, लीडर या फिर समझ लो चेयरमैन हो जाएगा। एक्स ऑफिशियो वो चीज़ होती है जो आपको एक पोस्ट के साथ में मिल जाती है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई अलग से मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि आप PM हो इसीलिए ही आप बन जाओगे PM केयर्स के चेयरमैन, ऐसे। तो वो एक्स ऑफिशियो होता है। सेम अब ट्रस्टीज कौन होंगे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, यानी कि जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इसके ट्रस्टी होंगे। होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो होंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो होंगे। ठीक है, अब आप देख लो प्राइम मिनिस्टर आपको पता है मोदी जी हैं, डिफेंस, होम मिनिस्टर, होम अफेयर्स और फाइनेंस आपको बताना है राजनाथ सिंह, अमित शाह और आपकी निर्मला सीतारमण मैम। ठीक है, हमने देख लिया अब कौन। अब हम आगे चलते हैं, अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, हमने बना लिया, फंड है, ठीक है, पैसे देने, क्यों, तो बेसिकली कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है उसके अगेंस्ट ये काम करेगा। ठीक है, यानी कि उसे रोकने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जो फंड मतलब जो भी ज़रूरत होगी उस चीज़ के लिए, या फिर इसी तरह का कोई आउटब्रेक होगा तो इन फ्यूचर ऐसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स की इतनी सारी जो वो हो रही है कि मतलब माइग्रेंट वर्कर इधर से उधर जा रहे हैं, उन्हें खाना नहीं है, कुछ नहीं है, खाना वगैरह देना है सरकार को, ये सारी चीज़ें, तो हर तरह की हेल्प, और साथ में वो वैक्सीन वगैरह के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन को पैसे देना है, तो सारी चीज़ें जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए यूज़ करी जा सकती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है ये, ठीक है, कि आपने पैसे दे दिए फिर क्या, ठीक है, और पैसे भी कैसे दोगे, ये सारी चीज़ें अब हम अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से इसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, वॉलंटियर है कि लोग, यानी कि हम लोग पैसा देंगे अपना, गवर्नमेंट कोई बजट नहीं देगी, कोई पैसा नहीं देगी। इसके अलावा जो ट्रस्टीज़ हैं, जो अभी हमने बताया कि मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हैं, या फिर डिफेंस मिनिस्टर है, या फिर फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उनके ट्रस्टीज़ हैं। ट्रस्टीज़ का काम क्या है कि जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जिस लिए उसे स्टार्ट किया गया है उसे फुलफिल करा जाए। इसके अलावा ये इंश्योर किया जाए कि प्रॉपर उसकी एप्लीकेशन हो, यानी कि जितना भी प्रॉपर्टी आई है ट्रस्ट के पास उसका यूज़ किया जा सके सही तरीके से। इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं, रिटर्न्स हैं, आ रहे हैं जा रहा है मनी सारा, उसका एक प्रॉपर फाइलिंग हो, हर चीज़ सही हो। ठीक है, अब देखो जब इकोनॉमिकल चीज़ आ जाती है, जब कहीं पे पैसा जुड़ जाता है तो चांसेस हो जाते हैं कि शायद करप्शन भी हो। ठीक है, वो करप्शन को रोकने के लिए हर चीज़ पे ऑडिटिंग होती है। ऑडिटिंग यानी कि कहीं ना कहीं आप उसे कंट्रोल कर रहे होते हो कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि कैग जो है इंडिया के, उनके द्वारा ऑडिट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बात है नहीं किया जाएगा। यहीं से वो धीरे धीरे वो न्यूज़ की बात आ रही है कि क्यों भाई कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रही हैं, PM केयर्स का अगेंस्ट क्यों करा जा रहा है, तो अब यहीं से हम समझेंगे धीरे धीरे। तो कैग इसे ऑडिट नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब ये कैग होता क्या है, तो बेसिकली आप ये देख लो कि कैग होता क्या है। अगर हम ये देखें तो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल एक ऐसी पोस्ट है, ठीक है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट के सारे खर्चों को देखती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन सबको देखती है कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना यूज़ हुआ, कितना कहाँ गया, ये सारी चीज़ें, यानी कि एक तरह से इकोनॉमिकली वो सब देखती है, बजट देखती है गवर्नमेंट का। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर सबसे अलग है, बजट एंड ऑल का मतलब एलोकेशन ये सब काम मिनिस्टर का है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का है। बट कैग का काम क्या है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा है, ठीक है, उसके PSUs में कहाँ खर्चा हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखना है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी है, कोई भी ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, मतलब कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसमें पैसा देती है, या फिर कोई भी राइट है 51% का, यानी कि गवर्नमेंट उसमें एक बड़ा पार्ट प्ले कर रही है, ठीक है, तो फिर कैग को क्या करना होता है, उस पर ऑडिट करना होता है कि आखिर वो काम क्या कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई इन्हीं की रिपोर्ट बाद में प्रेसिडेंट को शो करनी होती है पार्लियामेंट में कि भाई ऐसे ऐसे खर्चा हुआ, क्योंकि सारे काम हमारे देश में किसके नाम पे होते हैं, पार्लियामेंट के काम पे, और वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। ठीक है, और बाकी सब लोग क्या होता है, फंक्शनिंग में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, तो कैग हमें समझ में आ गया। अब बात है कि कैग नहीं ऑडिट करेगा तो फिर कौन ऑडिट करेगा इसे,
तो जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होंगे इसके लिए, यानी कि कोई ऐसे ऑडिटर्स चुने जाएंगे जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। और कौन चुनेगा उन्हें? जो ट्रस्टीज़ हैं, जो आपके तीनों मिनिस्टर्स हमने बताए, अफेयर्स, होम अफेयर्स के, डिफेंस के और फाइनेंस की, वो तीनों मिलके कुछ कुछ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को क्या करेंगे? असाइन करेंगे कि भाई आप इसे देखोगे। तो किसे असाइन करा गया है फिलहाल? SARC जो एसोसिएशन है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है पूरा, ठीक है, CA है उसमें, उन्हें अलोकेट किया है कि आप लोग इसे 3 साल तक क्या करोगे? ऑडिट करोगे, देखोगे कि कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ जा रहा है। और ये सेम वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने PMNRF 2019 को क्या किया था? ऑडिट किया था। यानी कि 2019 तक ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को चेक किया करते थे। अब ये PMNRF, अब आपने नाम सुना PMNRF, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। जब नेशनल रिलीफ फंड ऑलरेडी था तो भाई हमें PM केयर्स की क्या जरूरत है? और यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंट्रोवर्सी का, कि भाई क्या जरूरत है। अब हम देखेंगे आगे आगे क्या क्या कंट्रोवर्सीज आती हैं। कंट्रोवर्सीज जो चल रही हैं वो बेसिकली चल रही है एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन पे, कि ये पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं। अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है ये समझेंगे, पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है हम ये समझेंगे। PMNRF जो अभी मैंने नाम लिया आपको कि PMNRF 2019 में ऑडिट करती थी, यही वाली जो SARC एसोसिएशन है वही। तो उसी से क्वेश्चन उठता है कि जब PMNRF था तो फिर वाई वी नीड PM केयर्स, ठीक है। तो हम उसके बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। फिर ऐसे क्वेश्चन है कि इसके अलावा और भी फंड है, CM रिलीफ फंड है, कि जो चीफ मिनिस्टर है वो भी अपने रिलीफ फंड निकालते हैं, ठीक है, वो भी फंड इकट्ठा करवा सकते हैं। तो फिर PM को क्या जरूरत पड़ी है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है एक, NDRF, जब ये था फिर हमें PMNRF की क्यों जरूरत पड़ी, वो जो आपके PM केयर्स है उसकी क्यों जरूरत पड़ी है? तो ये सब क्वेश्चन उठते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है, जो आपकी क्वेश्चन में आता है कि कैग उसे ऑडिट क्यों ना करे, ठीक है। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी अनसॉल्व्ड हैं, तो देखते हैं हम क्या क्या है। तो पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट समझ लेते हैं, 2005 का है क्या। 2005 का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको ये बताता है कि कोई भी सिटीजन है उसे रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत, ठीक है, किसी भी रूल के बारे में जानने का, किसी प्रोसीजर के बारे में जानने का, किसी भी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने का, या फिर कह लो किसी हैशटैग पब्लिक अथॉरिटी के बारे में जानने का राइट है, ठीक है। अब ये पब्लिक अथॉरिटी क्या है और मैंने इसे हैशटैग क्यों किया? क्योंकि यहीं से आपकी कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि क्या ये पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है। तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटी है उसके बारे में कोई भी सिटीजन, यानी कि मैं, आप जैसे लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इसमें कैसे काम हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, हमें बताओ, ये सारी चीज़ें। तो इसे सुधारा गया, मतलब इसमें एडिटिंग हुई थी। पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था, उसके बाद इसमें चेंजेस हुए और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 बना। कोई भी सिटीजन है वो अगर कोई अपनी वो फाइल करता है कि भाई मुझे राइट टू RTI के तहत ये चीज़ जाननी है, तो क्या है, या तो उसे तुरंत रिप्लाई चाहिए, यानी कि उसे आंसर दे दो कि भाई ये रहा आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगी थी, हमने दे दी। या फिर 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करो कि भाई क्या दिक्कत आ रही है या जो भी है, 30 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स होना ज़रूरी है। अगर रिस्पॉन्स नहीं होता है तो हम आगे प्ली अपनी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पब्लिक अथॉरिटी क्या है ये जानने वाली बात है और यही कंट्रोवर्सी का कारण है। पब्लिक अथॉरिटी बेसिकली वो चीज़ होती है, कोई भी ऐसी बॉडी या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्फ गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट ने बनाया हो या गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करा हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करके कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी वो, किसी पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ इसके तहत कुछ बना वो, या फिर किसी स्टेट की लेजिस्लेचर असेंबली ने कोई रूल पास करा उसके तहत कोई इंस्टीट्यूशन बना हो वो। इसके अलावा कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी गवर्नमेंट ने, एक ढंग की गवर्नमेंट ने, ढंग की मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, उन्होंने किसी नोटिफिकेशन से उसे बनाया हो, तो ठीक है, ध्यान देना कि नोटिफिकेशन इशू करा हो और ऑर्डर इशू करा हो, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन बनी हो, तो ठीक है, ये सब पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आते हैं। इसमें भी कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं कि वो बॉडी ऑन या फिर कंट्रोल या सब्सटेंशियली फाइनेंस करी जा रही हो गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट उसे फाइनेंस कर रही हो कहीं ना कहीं से, या फिर उसे कंट्रोल कर रही हो, या फिर वो बॉडी गवर्नमेंट की हो, ठीक है। तो सेकेंड है कि कोई भी NGO भी हो सकता है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उसमें अपना पैसा दे रही है तो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट उसमें अपना पैसा दे रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो भी क्या है कि यहाँ पे कैग वाला या फिर जो एक समझ लो कि वही RTI वाला, कि RTI एक्ट आपका लग सकता है, ठीक है। आपके RTI की बात हो रही है फिलहाल, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपका लग सकता है अगर वो पब्लिक अथॉरिटी, और पब्लिक अथॉरिटी क्यों होगा वो अभी हमने देख लिया। अब है कि RTI आई अगेंस्ट PM केयर्स। अब ये क्या हुआ, किसने डाली? एक हर्षा कुंदकर्णी है, उन्होंने क्या करा, RTI डाली PM केयर्स के अगेंस्ट इन द सेंस कि भाई PM केयर्स में कैसे काम हो रहा है, हमें भी बता दो भाई कि हमने पैसा दिया है, लोगों ने, जनता ने पैसा दिया, तो जनता पूछ रही है भाई कहाँ कहाँ यूज़ करा, बता दो। कब डाली है ये? 1 अप्रैल को 2020 को डाली है। लेकिन हुआ क्या, उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला स्टार्टिंग में, और बाद में उन्होंने ज़्यादा अपील करी, आगे अपील करी बढ़ के, जो मैंने कहा कि अपील करी जा सकती है अगर रिप्लाई नहीं आता है। तो फिर क्या रिप्लाई आता है? PMO यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है,
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर अकेला काम नहीं करता है, तो उसका पूरा ऑफिस होता है हर तरह से देखने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिप्लाई आता है कि ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो आरटीआई एक्ट के अंदर तुम नहीं पूछ सकते, नहीं मांग सकते हमसे कि भाई हम अपना आंसर दें। और अगर आपको ऐसा कुछ जानना है तो सारा आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, pmks.government.in gov.in, ठीक है। यहाँ पे जितनी डिटेल्स है उतनी काफ़ी हैं और आप सिर्फ यही जान सकते हो क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। ओके, पीएमओ ने तो आंसर दे दिया। अब बाद में आरटीआई लोगों के मतलब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जो इसलिए काम करते हैं कि कोई भी चीज़ छिपे ना, कोई भ्रष्टाचार ना हो, ये सारी चीज़ें, उनका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है कि कोई भी ऐसी संस्था जिसके लीडर और जिसके ट्रस्टी और चेयरपर्सन 4 आपके गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, पार्लियामेंट तो छोड़ो, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इतनी मेन अथॉरिटीज़ पे हैं, आप कैसे कह सकते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन उठे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा है कि वो ये छुपाना चाह रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे हैं ये चीज़ें। अच्छा, ठीक है, समझ में आई। अब जिन्होंने ये कहा होगा कि भाई पीएम केयर्स को पब्लिक अथॉरिटी बनानी चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनके पास कुछ तो पॉइंट्स होंगे, ठीक है। या फिर हम अगर खुद भी एनालिसिस करें तो क्या है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने सेटअप करा है, नोटिफिकेशन तो आई, ठीक है, गवर्नमेंट ने सेटअप करा तो इसलिए भी वो पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म को यूज़ करा, जैसे एम्बेसीज की वेबसाइट को यूज़ करा उसे प्रमोट करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करा गया, जो सरकारी प्लेटफॉर्म्स है उनका यूज़ करा गया किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पीएम केयर्स के बारे में देने के लिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की प्लेटफॉर्म से जा रही है और फिर आप कह दो कि गवर्नमेंट से लिंक ही नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी ये है ही नहीं, तो ऐसे कैसे आप किसी प्राइवेट चीज़ का, पब्लिक नहीं है तो ऑब्वियसली मतलब प्राइवेट हो गई, ठीक है, किसी भी प्राइवेट का क्या आप प्रमोशन कर सकते हो किसी गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन उठता है। फिर सीएसआर में आप एग्जाम्पशन दे रहे हो कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है, आप इनकम टैक्स में भी दे रहे हो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, बट सीएसआर में भी आप एग्जाम्पशन दे रहे हो जो कि पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, ठीक है, तो इज इट फाइन? क्या ऐसा ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपकी वेबसाइट में क्या है, pmks.gov.in, यानी कि आप गवर्नमेंट को सीधा सीधा लिंक कर रहे हो और फिर आप ये कह रहे हो कि क्या कि वो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट के एब्रीविएशन का क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब ठीक है, आरटीआई आ गई। अब आरटीआई पे पीएमओ का रिजल्ट आ गया। पीएमओ ने का जब आंसर आया कि ठीक है भाई ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, अभी हम ये भी जानेंगे कि क्यों नहीं है, ठीक है, ये भी हम जानेंगे। तो इस पीएमओ के आंसर पे सम्या गंगवाल ने क्या करा, अपनी फाइल कर दी पीआईएल, ठीक है। क्या फाइल कर दिया? केस फाइल कर दिया हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। क्या कह दिया कि भाई ये जो उन्होंने आंसर किया है पीएमओ का, पीएमओ के आंसर को पीएमओ जस्टिफाई करे इस चीज़ का। अभी ये एक प्रोसीजर में है, अभी इतना रिजल्ट नहीं आया है, जैसे आता है आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। और मतलब ये कैसे कैसे काम करेंगे आगे, ये होगा या नहीं होगा, कि सम्या गंगवाल के इस पीआईएल का आंसर क्या आता है पीएमओ की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी से भी, ये चीज़ हम जानेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या स्टैंड है। अब ये एक और पीआईएल आई, ये पीआईएल तो आ गई, ठीक है। अब एक और पीआईएल आ रही है एनडीआरएफ की। ये क्या है? अब सोनिया गांधी जो हैं आपकी, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठ के आता था, स्टार्टिंग में आया था कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं आप उन्हें पीएम केयर्स को और पीएम एनआरएफ को मिक्स कर दो। एक पीआईएल डली कि एनडीआरएफ में से मर्ज कर दो, यानी कि जो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड है उसमें आप पीएम केयर्स के फंड को मिक्स कर दो। अच्छा, अब ये नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड क्या है इसे भी हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिजल्ट दे दिया, इस पर स्टैंड दे दिया कि भैया एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, यानी कि लोग इस पर चैरिटी कर रहे हैं, लोग दान कर रहे हैं, अपना वॉलंटरी डोनेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसमें कैग भी नहीं बिठाया, ठीक है, कि कॉम्प्ट्रोलर एडिटर जनरल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई गवर्नमेंट का तो पैसा ही नहीं जा रहा, लोगों का पैसा है, लोगों से फोर्स भी नहीं करा जा रहा पैसा दो। ये तो नहीं है कि टैक्स है कि सबको देना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए भाई उसे एनडीआरएफ में मिक्स करने का मतलब ही नहीं है। खासकर एनडीआरएफ में मिक्स करने का मतलब इसलिए भी नहीं बता रखा कि एनडीआरएफ एक अलग तरीके से काम करता है और पीएम केयर्स एक अलग तरीके से काम करता है। कैसे? एनडीआरएफ में जो काम करने वाली चीज़ें होती हैं, एनडीआरएफ इज़ लाइक जिसमें स्टेट अपनी तरफ से पैसा देता है, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पैसा देती है, और अगर कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो दोनों का कंबाइन यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो इसलिए तो वहाँ पे है कि ठीक है कैग भी होना चाहिए, यहाँ पे पैसा जा रहा है लोगों का। और एनडीआरएफ और पीएम केयर्स को मर्ज क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि पीएम केयर्स की जो आइडिया है वो बिल्कुल अलग है। पीएम केयर्स में क्या है, पैसे कौन दे रहे हैं? लोग दे रहे हैं, वॉलंटियरली दे रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से एक पैसा नहीं जा रहा, ठीक है। और एनडीआरएफ में क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जा रहा है, तो इन दोनों को मर्ज नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। ओके, ये चीज़ हमें समझ में आई। अब आगे क्या है, ये पीएम एनआरएफ है क्या? अब पीएम एनआरएफ की बात जो हम कर रहे थे,
हमने अभी यहाँ पे देखा था कि PMNRF की बात करी गई कि PMNRF ये रहा, ठीक है, कि PMNRF था तो भाई क्यों करा हमने, PM केयर्स क्यों लाए। तो अब देखो वही क्वेश्चन है कि PMNRF है क्या, पहले तो ये समझ लो। तो PMNRF बेसिकली क्या है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, वही कि ये भी रिलीफ के लिए ही है। कब स्टार्ट हुआ, 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट करा। हेड कौन होता है, PM हेड होते हैं इसके, और एडमिनिस्टर कौन करता है इसे, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ PM, यानी कि PM के जो भी जॉइंट सेक्रेटरी होंगे वो उसे हेड करेंगे। अब ये क्यों बनाया गया, तो बेसिकली रिलीफ फंड था किसके लिए, नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो कोई उसके लिए। इसके अलावा पार्टीशन के दौरान जो लोग शिफ्ट हुए थे, माइग्रेट हुए थे, उनके पास कुछ नहीं था खाने पीने के लिए, जगह नहीं थी रहने के लिए, उन जगहों के उन लोगों के लिए, ठीक है, उन लोगों के काम करने के लिए। इसके अलावा कोई भी एक्सीडेंट हुआ, कोई भी दंगे हो गए, उनमें जो पैसा लगेगा उसके लिए यूज़ करने के लिए। कोई भी मेडिकल एक्सपेंस है, यानी कि कोई गरीब इंसान है जिसपे या तो एसिड अटैक हो चुका है, या फिर हार्ट सर्जरी करवानी है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, कैंसर ट्रीटमेंट करवाना है, तो उनके लिए अगर कोई ज़रूरत है किसी किडनी ज़रूरतमंद इंसान को, तो वो PMNRF के तहत यूज़ हो सकता है। इसके अलावा क्या है, अब ये काम कैसे करता है, इसमें भी भाई 100% डिडक्शन दिया गया टैक्सेबल इनकम का, यानी कि वही है कि आपने जितनी इनकम दे दी, जितनी इनकम आपने दान कर दी, वो इनकम आपकी प्रॉपर होल इनकम में से कट जाएगी, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ है जो आपको PM केयर्स में भी देखने को मिलती है। अब ये PMNRF इतना न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि भाई सोनिया गांधी ने कह दिया कि PM मोदी आप क्या करो, PM केयर्स के पैसे को PMNRF में शिफ्ट कर दो, ठीक है। अभी हमने जो जस्टिफिकेशन दिया सुप्रीम कोर्ट वाला, वो किसका था, NDRF का था। NDRF का क्या था, वो बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है, उसमें लोग पैसे नहीं दे रहे हैं NDRF में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है। PMNRF में क्या हो रहा है, PMNRF में लोग, जनता ही पैसे दे रही है। तो सोनिया गांधी ने क्वेश्चन किया कि भाई PM केयर्स और PMNRF को मर्ज कर दो, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, अब वो भी हम आगे देखेंगे। और इसके अलावा फिर ये क्वेश्चन इसलिए भी ये न्यूज़ में रहता है कि जो हम RTI एक्ट की बात कर रहे हैं कि PM केयर्स RTI एक्ट के अंदर नहीं आता, जिसमें हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई लोगों का पैसा है, लोगों को ही नहीं पता चल रहा। तो फिर क्वेश्चन उठता है क्या PMNRF RTI के अंदर था क्या, मतलब PMNRF को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हम जान सकते हैं। तो बेसिकली मज़े की बात यह है कि हम PMNRF को भी RTI के अंदर नहीं जान सकते। जी ऐसा क्यों, क्या है भाई, सिंपल सी बात है। जब ये ऐसा क्वेश्चन उठा था 2018 में, उससे पहले उठा था, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने तो कहा कि हाँ भाई बता दो इन्फॉर्मेशन। 2008 में उन्होंने कह दिया कि भाई अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो। लेकिन फिर एक डिवीज़न बेंच बैठी, यानी कि एक जजमेंट बेंच बैठी दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है, और वहाँ से ये डिसीजन आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, स्प्लिट डिसीजन हो गया। कुछ ने कहा कि मतलब आधे जजेस ने कहा कि ठीक है बता दो, आधे जजेस ने कहा कि नहीं बताना चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ, वो क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड रह गया और अभी PMNRF RTI के अंदर नहीं आता है, ठीक है। क्यों नहीं आता है, अब ये दिक्कत क्या चल रही है, तो बेसिकली अभी हम जानेंगे क्यों। देखो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या होती है, एक तरह से ये काम करती है, अगर मान लो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है, यानी कि आपने किसी भी पब्लिक अथॉरिटी पे गए आप कि भाई क्या है, मुझे इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है, मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है। अब उस पब्लिक अथॉरिटी ने मना ही कर दिया, ठीक है, या फिर आपकी वो पिटिशन ही फाइल नहीं करी, यानी कि एक तरह से आप कंप्लेन करने पहुंचे, मान लो किसी मतलब RTI ऑफिस में पहुंचे, ठीक है, RTI ऑफिस में जाके आपने RTI के खिलाफ ही RTI लगा दी कि मतलब इस ब्यूरो में कैसे काम होता है, मुझे ये जानना है, ठीक है। अगर आपने इसी अथॉरिटी के अगेंस्ट कुछ डाल दिया तो ये अथॉरिटी तो एक्सेप्ट करने से रही। बाई चांस आपके साथ ऐसा हो कि आप जिस DM के पास गए कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन या इस पॉलिसीज़ का RTI दो, कि आप DM हो डिस्ट्रिक्ट में, आप इस तरह से कैसे काम करवा रहे हो, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दो, और DM ने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, मेरी पावर है, मैं कुछ भी करूँ, तो इंसान कहाँ जाए, तब वो जाए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन वो कमीशन होती है जो कि इन्फॉर्मेशन एक्ट को, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो अच्छे से लागू हो इसलिए काम करती है। अगर कोई मना कर दे तो आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब PMNRF था तो PM केयर्स क्यों बना, ठीक है, और यही आंसर, यही क्वेश्चन आपको आंसर करेगा कि PMNRF और PM केयर्स को क्यों मर्ज नहीं किया जा रहा, ठीक है, जो सोनिया गांधी ने क्वेश्चन उठाया। वैसे हम पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, हम यही अपना काम करते हैं। तो बेसिकली ये स्पेशली फॉर COVID-19 है, ठीक है। PMNRF के देखा हमने कितनी सारी जगहों पे कि राइट्स हो गए, कोई भी दंगे हो गए, फसाद हो गए, या फिर कोई पार्टीशन वाले जो लोग थे, कोई बीमारी है, मतलब कौन सी बीमारी, हार्ट अटैक या फिर एसिड अटैक, ये सारी चीज़ें, तो इन सब के लिए वो यूज़ होता था PMNRF। लेकिन PM केयर्स स्पेशली फॉर COVID-19 यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस कि जब PMNRF था, PM केयर्स क्यों ज़रूरी था, क्योंकि माइक्रो डोनेशन की बात थी। माइक्रो डोनेशन मतलब कि PMNRF में था कि अगर आपको डोनेशन करना है तो कम से कम आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि आपका मिनिमम डोनेशन हो सकता है। लेकिन PM केयर्स में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी, आप 10 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते थे PM केयर्स में, ठीक है। तो हर कोई अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता था। इसके अलावा PMNRF को अगर वो रेगुलेट करते तो टाइम लगता है, ये सारी चीज़ होती, पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन PM केयर्स में क्या है,
पीएम केयर्स में क्विक रिस्पॉन्स है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप तुरंत पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे तो आपको बता दूँ कि PMNRF और PM केयर्स दोनों में ही अगर पैसे यूज़ करवाने हैं तो बस PM की परमिशन चाहिए और किसी की परमिशन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट रखा जाता है कि इतना कोई लंबा प्रोसीजर ना हो, दिक्कतें ना आए, तो इसलिए हमने एक ऐसी अपना मतलब फंड रख दे जिससे कोई दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। अब जो क्वेश्चन है वही चीज़ कि पीएम केयर्स को ट्रांसफ़र करो एनडीआरएफ में, जिसका मैंने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई ये चीज़ें नहीं होंगी। अब हुआ क्या था, तो ये प्ली रखी गई, अपील करी गई सुप्रीम कोर्ट में कि पीएम केयर्स के मनी को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में बदल दिया जाए या फिर ट्रांसफर कर दिया जाए, एनडीआरएफ में पैसे लगा दो। किसने डाली है? पटियाल भूषण ने डाली, ठीक है। पीआईएल क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, इनकी कोई भी ऐसी अपील जो कि पब्लिक जनता के हित में करी जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान कर रहा है उसी के साथ वो गलत हुआ है, वो पूरी जनता के साथ गलत हो सकता है, उसकी जगह कोई और जो उस चीज़ को डिफेंड कर सकता है। मान लो कोई गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा, या फिर खाना नहीं छोड़ो, आप माइग्रेंट वर्कर हैं, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर्स खुद नहीं जा सकते कोर्ट में, उन्हें नहीं नॉलेज है इतनी कि वो क्या करें क्या ना करें। अगर माइग्रेंट वर्कर्स की ये समस्या कोई और रीडर है, कोई और एडवोकेट है या कोई भी है, ठीक है, वो चाहता है कि वो एज एन पीआईएल डाल सकता है। पीआईएल यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गरीबों की मदद करने के लिए या फिर जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं है उनकी मदद करने के लिए या फिर जनता के हित में कोई कंबाइन एक कंप्लेन जा सकती है, उसे पीआईएल कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुआ कि तुषार मेहता ने अब उस पर डिफेंड करा पीएमओ की तरफ से। तुषार मेहता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो डिजास्टर एनडीआरएफ है ना, ठीक है, वो क्या है, उसके जो बजटरी प्रोविजन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रीब्यूशन करती है, उसमें कोई प्राइवेट कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन पीएम केयर्स क्या है, एक वॉलंटरी डोनेशन है, तो इसलिए हम पीएम केयर्स और एनडीआरएफ को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि पीएमएनआरएफ और पीएम केयर्स को क्यों नहीं मिक्स करा जा सकता, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीएम केयर्स और एनडीआरएफ को क्यों नहीं मिक्स करा जा सकता। जो मैंने आपको बताया कि एनडीआरएफ में पैसे क्या है, स्टेट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है, बिना किसी प्राइवेट कॉन्ट्रीब्यूशन के। और पीएम केयर्स में कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम इन दोनों ही चीज़ों को कैसे मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और इनका रिजल्ट भी सुप्रीम कोर्ट का इसी फेवर में आया है। अब देखो एनडीआरएफ, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है कि एनडीआरएफ क्या है। ये है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड यानी कि क्या है, कोई भी डिजास्टर आता है उसके लिए यूज किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। प्राइमरी फंड क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है प्राइमरीली, तो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ही यूज करने के लिए दिया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, कैग ऑडिट क्यों नहीं करेगा? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्ट्रोलर एडिटर जनरल, जो कि गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंसेस को ऑडिट करती है, इसको क्यों नहीं करेगी? तो कैग के जो ऑफिस हैं वहाँ से सोर्सेज से हमें पता चला है कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा। जब गवर्नमेंट का पैसा ही नहीं लगा तो भाई मैं जज क्या करूँ? मेरा काम है गवर्नमेंट का खर्चा देखना, गवर्नमेंट का इसमें पैसा नहीं लगा तो मैं कैसे जज कर सकता हूँ? ये कैग ऑफिस का कहना है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो भी इसमें डोनेट कर रही है, वॉलंटियरली डोनेट कर रही है, तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं बनता कि मैं उसे जज कर सकूँ। अच्छा जी, ठीक है। अब एक चीज़ आती है, एक नई इन्फॉर्मेशन आती है पार्लियामेंट्री कमेटी की। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग क्या है? तो बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग में इस टाइम जो हम बात करें वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है? बेसिकली ये एक ऐसी कमेटी है, वही चीज़ है कि ये भी इकोनॉमिकली चीज़ों को देखती है कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करा, कॉमर्शियली, फाइनेंशियली क्या उसकी सिचुएशन रही है। और इनकी रिपोर्ट फिर बाद में क्या होता है कि जो मतलब प्रेसिडेंट है उन्हें प्रेजेंट करनी होती है एक तरह से, यानी कि काम तो पीछे ये वाली टीम करती है पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। इनके जो पब्लिक अकाउंट्स को पूरा देखती है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कि रेवेन्यू कहाँ आया, रेवेन्यू का खर्चा कहाँ हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहाँ कहाँ चीज़ें करी, कहीं एक्सेसिव यूज़ तो नहीं करा, और जहाँ करा वहाँ पे अच्छे से काम हो गया या नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आती हैं, हमने देख तो ली, लेकिन अब ये न्यूज़ में क्यों है? मतलब हम यहाँ पे पीएम केयर्स में ये पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों पढ़ने लगे? तो बेसिकली हुआ क्या था कि अभी रिसेंट में एक इनकी मीटिंग बैठी कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद, ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद इनकी मीटिंग बैठी। तो इसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन बेसिकली कांग्रेस के लोकसभा के लीडर थे, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब हमें पता है कि इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो चलिए अब हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ इकोनॉमी का लॉस हुआ है, ठीक है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, ठीक है, और कैसे कैसे चीज़ें हुई। जैसे ही जैसे ही उन चेयरपर्सन ने ऐसा बोला, जो बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने अपोज करा। उन्होंने ये स्टेटमेंट देके अपोज कर दिया कि जब जो आपका पीएम केयर्स है वो कैग के अंदर नहीं आता तो कोई गवर्नमेंट की जो कमेटी है वो भी इसे जज नहीं कर सकती, ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया। अब
रिप्लाई आता है इधर से लोकसभा की, मतलब ये जो कांग्रेस के लीडर हैं जो उनकी तरफ से रिप्लाई आता है कि मैं तो बात ही नहीं कर रहा पीएम केयर्स को जज करने की या फिर उसे ठीक करने की, मैंने तो बात करी कि जितना भी ओवरऑल डिप्रेशन में गई है इकोनॉमी उसके बारे में देखेंगे, जितना भी खर्चा हुआ है वहाँ पे देखेंगे। मैंने तो बात ही नहीं करी कि हम पीएम केयर्स को ठीक करेंगे या पीएम केयर्स की बात करेंगे, पीएम केयर्स के इम्पैक्ट की बात करेंगे। तो इन शॉर्ट यही कॉन्ट्रोवर्सी चली कि शायद बीजेपी के जो लीडर्स हैं या जो भी है उन्हें डर है कि भाई पीएम केयर्स में क्या है क्या नहीं है, पॉलिटिक्स वाली बात है, बट स्टिल हमें पीएसी का पता होना चाहिए था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो किस तरह से पूरा देखती है कि कहाँ इकोनॉमिकल रिसेशन आ रहा है, कहाँ पे चीज़ें एक्सरसाइज करी जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें। अब कॉन्ट्रोवर्सीज क्या क्या है हमने देख लिया कि पीएम केयर्स ही क्यों, जब सीएम केयर्स भी है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन उठा पीएम केयर्स क्यों, तो हमने इसका भी आंसर देखा कि भाई स्पेशली कोविड-19 के लिए है, जल्दी काम हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा क्वेश्चन उठता है कि इसकी ट्रस्टी में जो ट्रस्ट हैं, ट्रस्टीज़ जो बैठे हैं, ट्रस्टीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर और आपके होम अफेयर्स मिनिस्टर और आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर बैठे हैं। कोई भी सिविल सोसाइटी का पर्सन या फिर आप किसी इकोनॉमिक्स को बिठाते, कोई ऐसा क्यों नहीं बैठा, कोई अपोजिशन का लीडर क्यों नहीं बैठा, ठीक है। ट्रस्टी को तो कोई भी बन सकता था, तो कोई अपोजिशन का लीडर या फिर कोई सिविल सोसाइटी का पर्सन क्यों नहीं बैठा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है कि आप पीएम केयर्स को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हो ओवर स्टेट का जो सीएम केयर्स होता है, यानी जो सीएम फंड इकट्ठा करता है उसके ऊपर क्यों प्रेफरेंस मिल रही है। प्रेफरेंस किस हिसाब से मिल रही है कि जितनी भी छूट है वो पीएम केयर्स पे करोगे तो आपको छूट मिल रही है, ठीक है। सीएसआर की हो गई, इनकम टैक्स की हो गई, ठीक है। अगर आप पीएम केयर्स में कर रहे हो फंडिंग, ठीक है, तो आपको छूट मिल रही है। अगर कोई सीएम केयर्स में करे या फिर कह दो कि सीएम के जो फंडिंग है पर्सनली उनमें कोई करे तो कोई छूट नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स में सब अपना पैसा दे, सीएम के फंडिंग में पैसा ना दे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब है सजेशंस। अब देखो सिंपल सी बात है, ये कोई मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता कि हम सजेशन दें, बट स्टिल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कि आपको क्या सही लगता है क्या नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं चैरिटी की बात कर रहे हो कि वहाँ चैरिटी हो रही है तो वहाँ उसमें छिपाने क्या भाई, मतलब आप दूसरों के परहित के लिए काम करो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह ही काम कर रही है, लेकिन अगर उसमें आप इनकम टैक्स पे, सीएसआर पे, इन सारी चीज़ों पर छूट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं भाई उसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। अगर नहीं है, हमने मान लिया कि अभी तक के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं आता, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा जजमेंट दे दिया कि ओके चलो ठीक है, नहीं है, हमने मान भी लिया। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो अगर ऐसा होगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि सारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहेगी। एल्स अब हमारा ये पूरा हमने देख लिया कि पीएम केयर्स क्या था क्या नहीं था, क्या कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं, क्यों कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं, पीएम केयर्स क्या है, पीएम एनडीआरएफ क्या है, जो एनडीआरएफ है वो क्या है, पीएम एनआरएफ है वो क्या है, ठीक है। सारी कमेटीज़ कैग वगैरह हमने सब पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट बताओ पीएम केयर्स के लिए सही है या नहीं। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है पीएम केयर्स फंड के प्राइम मिनिस्टर और ट्रस्टी हैं होम अफेयर्स के मिनिस्टर और फाइनेंस की, ठीक है, सिर्फ होम और फाइनेंस की और कोई नहीं है, ओनली भी लग रहा है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपका सेकंड पॉइंट उन्होंने दे रखा है कि बजटरी एलोकेशन कोई भी नहीं है, द फंड इज फुल्ली कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक से पूरा कनेक्ट करा जा रहा है, कोई भी बजटरी एलोकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड आपको कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स जो होंगे वो ऑडिट करने वाले हैं आपके, पीएम केयर्स फंड विल बी ऑडिटेड इंडिपेंडेंट ऑडिटर हु आर अपॉइंटेड बाय द कैग। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स तो करेंगे लेकिन जो अपॉइंट करेगा कैग, यानी कि कैग की इसमें बता रखे है कि कैग अपॉइंट करेगा। और फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है कि पीएम केयर्स का जो एग्जाम्पशन है वो आपको कंट्रीब्यूशन और रेगुलेशन एक्ट, जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010, उससे आपको छूट प्रोवाइड करता है। अब आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। पहला कह रहा है 1 and 4, ठीक है, बी कह रहा है 2 and 3, सी कह रहा है 2 and 4 और डी कह रहा है 1, 2 और 4 सही है। देखो अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सोच लो, उसके बाद अब आगे देखना है कि आंसर क्या है। तो देखो आंसर है आपका सी क्यों है भाई, सी कह रहा है कि 2 और 4 सही है। सिर्फ 2 और 4 क्यों सही है, पहले में क्या गलती है कि ठीक है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि सिर्फ होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ही उसके कौन है, बॉस हैं या फिर सब ट्रस्टीज़ हैं। लेकिन आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर भी इसके ट्रस्टी हैं, पहला पॉइंट इसलिए गलत हो गया। सेकंड पॉइंट आपका ठीक है कि गवर्नमेंट कोई भी पैसा अपना नहीं दे रही है। थर्ड पॉइंट वो कह रहा है कि कैग अपॉइंट करेगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करने वाले हैं, ट्रस्टीज अपॉइंट करने वाले हैं, तो इसलिए आपका थर्ड पॉइंट गलत है। और फोर्थ कह रहा है कि जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, उसके तहत छूट मिलेगी। तो जी हाँ, छूट मिल रही है, ठीक है, सिर्फ इसी के तहत छूट मिलेगी ये नहीं है। अगर यहीं पे ओनली वर्ड आ जाता तो आपका ये आंसर गलत हो सकता है, तो याद रखना ओनली या फिर कोई ऐसे एक्सट्रीम वर्ड हो तो आप उस पर ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर था हमारा सी।
ओके देन, हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जहां हमें पता चल जाता है कि पीएम केयर्स फंड क्या है, क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, स्टिल क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।